जय हिंद। आज हम लोग कोशिका के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, कोशिका जीव विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोशिका पढ़े बगैर आप बायोलॉजी पढ़ ही नहीं सकते। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है, लेकिन कोशिका का टेक्निकल नाम साइटो होता है। और कोशिका को जिस डिपार्टमेंट में हम अध्ययन करते हैं उसे साइटोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि कोशिका का इंग्लिश साइटो है, तो इसी साइटो से साइटोलॉजी बनता है। देखिए, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, जो एक कॉर्क स्लाइड था। अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से जब उन्होंने कोशिका को देखा था तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान उनको संरचना दिखा था। तो इस तरह से हम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक को कहते हैं कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। देखिए, बाद में चल करके जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। यानी सबसे पहले जो जीवित कोशिका को जो देखा वो ल्यूवेनहॉक ने देखा। देखिए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका तो देखा था, लेकिन वो मृत देखा था। अब मरा देखे या जिंदा देखो, कोशिका तो देखा था ना, इसलिए कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया, क्योंकि सबसे पहले खोजे थे। लेकिन जीवित कोशिका को बाद में ल्यूवेनहॉक ने देखा, तो जीवित कोशिका की खोज कर दिया जाता है कि ल्यूवेनहॉक ने किया था। कोशिका सिद्धांत के जनक स्लाइडन एवं स्वान को कहा जाता है। स्लाइडन एवं स्वान को कहा जाता है कोशिका सिद्धांत का जनक, क्योंकि इन्होंने कोशिका के सिद्धांत का वर्णन किया था। इन्होंने बताया था कि हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। जैसे ईंट के ऊपर ईंट रख करके घर बनाया जाता है, उसी तरह से हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। एक के ऊपर एक विभाजन होते होते बना हुआ है। यानी कोशिका सिद्धांत का ये जो वर्णन किया था वो स्लाइडन एवं स्वान ने किया था। देख, पूरे जीवों में सबसे छोटी कोशिका की बात कहा जाए तो माइक्रोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है, और सबसे बड़ी कोशिका कहा जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, सबसे बड़ी कोशिका। उसी तरह से अगर मानव में देखा जाए, देखिए मनुष्यों में, हमारे शरीर में अगर देखा जाए सबसे छोटी कोशिका तो वो स्पर्म होता है। यानी कि मेल के अंदर जो वृषण में जो बनता है स्पर्म, वो स्पर्म जिसको हम शुक्राणु कहते हैं। इसलिए मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है। और हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है। हमारे शरीर में ही नहीं, जितने जीव है सारे जीवों को देखा जाता है, हमारा सबसे लंबी कोशिका हमारे शरीर का तंत्रिका कोशिका होता है। लेकिन सबसे बड़ी कहा जाए हमारे शरीर के अंदर में तो अंडाणु होता है, यानी कि फीमेल का ओवरी, ये अंडाणु, ये सबसे बड़ी कोशिका होता है मानव शरीर का। लंबा और बड़ा में फर्क होता है, क्योंकि लंबा का मतलब होगा, जैसे कह दिया जाए कि ये लंबा है, ये काफ़ी लंबा है, इसके अपेक्षा ये कह दिया जाए तो ये बड़ा है, तो ये लंबा हो जाएगा, ये बड़ा का। कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, क्योंकि इस साइटो को इंग्लिश में हम प्लाज्मा कह सकते हैं, तो इसलिए प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली है। कोशिका द्रव और केंद्रक, कोशिका का ये जो बाहरी आवरण है इसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली, ये कोशिका का जो बाहरी आवरण है ना, ये वाला, इसको कोशिका झिल्ली हम कह सकते हैं। और ये जो बीच वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको कोशिका द्रव कह सकते हैं। और ये जो सेंटर में जो पार्ट है इसको न्यूक्लियस यानी केंद्रक कहा जाता है। कोशिका झिल्ली कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। जैसे मान लिया गया कि एक कोशिका है, तो ये बाहर वाला जो ये आवरण है ये कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मतलब कहा जाए तो कोशिका, यानी ये कोशिका झिल्ली कोशिका के चारों तरफ से कवर करता है। जैसे मैं अपने शरीर की सुरक्षा के लिए शर्ट पहना हूँ, उसी तरह से कोशिका अपनी सुरक्षा के लिए कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। और ये झिल्ली अर्धपरागम्य झिल्ली होता है, जिससे द्वारा चुना गया पदार्थ अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आता है। इसमें कुछ रिसेप्टर भी लगा होता है, जिससे दवाई वगैरह और कुछ बैक्टीरिया भी उस रिसेप्टर से चला जाता है। देखिए, इसी से चुना हुआ पदार्थ ही अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आता है। जैसे कहा जाए कि पसीना तो इससे बाहर चला जाता है, लेकिन ब्लड नहीं जा पाता है। हमारे शरीर से पसीना अंदर से बाहर चला जाता है, लेकिन ब्लड नहीं आ पाता है अंदर से बाहर, क्योंकि उसको नो एंट्री कौन देता है? ये कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य झिल्ली होता है, क्योंकि उससे चुना गया पदार्थ ही अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाता है। अगर वो अर्धपरागम्य झिल्ली नहीं रहता तो हमारा ब्लड भी बाहर आ जाता है। जब हमारी कोशिकाएं कट जाती है या हमारा हाथ वगैरह कट जाता है, तब जाकर के ब्लड आता है, क्योंकि ये कोशिका झिल्ली कट जाती है, जिस वजह से ब्लड बाहर आता है। देखिए, कोशिका झिल्ली ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। लिपिड बोले तो वसा यानी कि फैट, और प्रोटीन बोले तो प्रोटीन जो हमें नाइट्रोजनी
पदार्थ होता है। कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और परत पाया जाता है जो सिर्फ पादप कोशिकाओं में होती है। पेड़ पौधे का पूरा कोशिकाओं से बना होता है और हमारा शरीर भी पूरी तरह कोशिकाओं से मिल करके बना होता है। लेकिन पेड़ पौधे काफ़ी मजबूत और टिकाऊ होते हैं, लेकिन हम लोगों का कोशिकाएं एकदम फ्लेक्सिबल होता है, पूरी फ्लेक्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को कोशिकाओं में सिर्फ कोशिका झिल्ली पाया जाता है और पेड़ पौधे की कोशिकाओं में इस कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और परत पाया जाता है, एक और ही परत पाया जाता है जिसको हम कोशिका भित्ति यानी सेल वाल कहते हैं। सेल वाल कहते हैं, ये कोशिका भित्ति पाया जाता है। ये इसी वजह से पेड़ पौधे की कोशिकाएं मजबूत होती है। तो कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के ऊपर होता है जो सिर्फ पादप कोशिकाओं में होता है। ये कोशिका झिल्ली सेल्यूलोज का बना होता है। पेड़ पौधे में या जिसमें पाया जाता है उसमें ये सुरक्षा और आकार प्रदान करता है, यानी उसकी सुरक्षा देता है और उसका आकार देता है कि इस आकार का शेप रहेगा, उसका आकार बार बार बदलते नहीं रहता है। कोशिका द्रव के बारे में कहा जाए तो कोशिका द्रव के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कोशिकांग पाया जाता है, जिसमें से पहला माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया इस कोशिका द्रव के अंदर पाया जाता है। ये काफ़ी बड़ा भाग होता है, इसमें जेलीनुमा लिक्विड भरा रहता है इस कोशिका द्रव के अंदर। इस कोशिका द्रव में बहुत से छोटे छोटे कोशिकांग पाया जाता है, यानी इस कोशिका के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे अंग को कोशिकांग कहा जाता है, यानी कोशिका का अंग कहा जाता है। जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कहा जाए, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कहा जाए तो इस तरह से होता है। यह बाहर से चिकना और अंदर की तरह से ये उंगली की तरह इसमें संरचना निकला होता है। उंगली की तरह इसमें संरचना निकला होता है और ये बाहर से चिकना और अंदर से उंगली की तरह इसमें संरचना निकला होता है माइटोकॉन्ड्रिया को, जो इसे क्रिस्टी कहते हैं। जो उंगली की तरह संरचना निकला उसको क्रिस्टी कहते हैं और इसके ऊपर माचिस की तिल्ली के समान संरचना पाया जाता है, जिससे ऑक्सीडेटिव एंजाइम निकलता है और ग्लूकोज को तोड़ने में मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि ग्लूकोज का विखंडन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एटीपी का निर्माण होता है जो हमारे शरीर में ऊर्जा देता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज आल्टमैन ने किया था। इसमें क्रेब्स चक्र चलता है और क्रेब्स चक्र में 38 एटीपी का निर्माण बनता तो है 40, लेकिन 2 वहीं पर खत्म हो जाता है और 38 एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट 38 एटीपी का पैकेट बनता है और ये पैकेट ऊर्जा के रूप में पूरे शरीर में जाता है। जैसे मेरा ऊर्जा खत्म हो रहा है क्योंकि मेरा एटीपी खत्म हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मेरे शरीर में एटीपी बन रहा है और ये ऊर्जा आ रहा है जिससे हम बोल रहे हैं, हम खड़े हैं, मैं काम कर रहा हूँ। तो ये एटीपी का निर्माण बनता है, यानी कि एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, हमें पावर देता है, शक्ति देता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, यानी कि ऊर्जा का गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। दूसरा नंबर में कहा जाता है गाल्जी काय पाया जाता है। गाल्जी काय, इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था, इसलिए इसका नाम गाल्जी काय पड़ा। देखिए ये परिवहन का कार्य करता है। देखिए हमारा शरीर एक साथ पूरा शरीर मिल करके काम नहीं करता है। कभी जैसे मेरा बोल रहा हूँ, मेरे जबान का और मेरे मुंह का मेहनत हो रहा है, मैं अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है हाथ से तो इस पर ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है, इस हाथ से कर रहा है तो इसको ज़्यादा ज़रूरत है, अगर वो दौड़ रहा है तो उसको पैर को ज़्यादा ज़रूरत है ऊर्जा का। पैर दौड़ रहा है या मैं हाथ से लिख रहा हूँ तो हाथ को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन जितना ऊर्जा चाहिए उतना ऊर्जा यहाँ की कोशिकाएं की माइटोकॉन्ड्रिया उतना नहीं दे पाता है। तो हमारे और शरीर है, जैसे ये हाथ है, पैर है, छाती है वगैरह, सब जगह की कोशिकाएं का जो वो भी तो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें भी है, तो वो ऊर्जा बना करके क्या करेगा, वो ऊर्जा बना करके यहाँ पर भेजेगा, सप्लाई करेगा कि लेके जाओ, वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है ऊर्जा का, तो सब शरीर का ऊर्जा उस पर चला जाता है। ये जाने के लिए कोई ना कोई अंग की जरूरत पड़ेगा तो उसी को गाल्जी का वो काम निपटा देता है। हमारे शरीर में अगर कोई एक अंग काम कर रहा है तो इस जो अंग बैठा हुआ है उतना ये ऊर्जा नहीं बना पा रहा है, तो इस हाथ के या और सब कोशिकाओं की माइटोकॉन्ड्रिया उसको ऊर्जा बना बना के देगा और ले जाएगा कौन, गाल्जी का। ऐसे माना जाता है कि लाइसोसोम का निर्माण भी गाल्जी काय से होता है। तो गाल्जी काय का मेन कार्य हुआ कि कोशिकाओं में परिवहन कार्य को संपन्न करना। रसधानी भी कोशिका द्रव का ही अंग है। रसधानी, देखिए रसधानी का काम हो क्या है, ये खाली स्थान होता है और उसमें लिक्विड भरा रहता है। जैसे हमारा शरीर 65% पानी से बना हुआ है, तो ये क्या पानी कहाँ रहता है टोटल, मान लेते हैं कि अगर 100 किलो का कोई आदमी है तो उसमें 65 किलो उसका पानी ही होगा, तो उतना पानी पेट में रहता है नहीं, सारे कोशिकाओं के अंदर रहता है। और ये कहाँ पर, ये खाली स्थान होता है, इसी में ये स्टोर रहता है। ये
रसधानी में इसमें जल संग्रह होता है, यानी इसमें जल की पूर्ति के लिए इसमें रखा जाता है ताकि इस कोशिका द्रव्य में जल की कमी ना हो। पेड़ पौधे में ये रसधानी काफ़ी बड़ा होता है, जिससे पेड़ पौधे में ज़्यादा पानी का स्टोर किया जाता है। सेंट्रोसोम के बारे में अगर कहा जाए तो ये भी कोशिका द्रव का ही एक कोशिकांग है, इसको हम लोग तारकाय भी कहते हैं। देखिए, इसकी खोज बोबरी ने किया था और कोशिका विभाजन में ये मदद करता है। जिस कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम होगा उसी कोशिका में विभाजन क्षमता होगा, वरना किसी दूसरी कोशिका में विभाजन क्षमता नहीं होगा। जिस कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं रहता है उस कोशिका में विभाजन क्षमता नहीं पाया जाता है। कोशिका विभाजन का मतलब कि मान लेते हैं कि एक कोशिका है, ये वृद्धि करके दो कोशिका बन जाएगा, एक एक साइड में और एक साइड में। ऐसा नहीं कि ये कोशिका नष्ट हो जाएगा, ये दो कोशिकाएं बन जाएगी। तो ये कब होगा? जिस कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम होगा तभी भी विभाजन क्षमता हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। जैसे हमारा न्यूरॉन सेल है, यानी तंत्रिका कोशिका है, उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है तो उसमें विभाजन क्षमता नहीं पाया जाता है। जैसे हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन में हमारे शरीर का 90% न्यूरॉन पाया जाता है, तो इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए खोपड़ी के अंदर रखा गया ताकि उस पर चोट ना पहुँचे, क्योंकि वो एक बार नष्ट हो जाता है तो विभाजन क्षमता उसमें नहीं पाया जाता है, तो न्यूरॉन सेल में नहीं पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो सेंट्रोसोम पाया जाता है लीवर में, क्योंकि लीवर में विभाजन क्षमता बहुत तेज हो जाता है। इसी वजह से लीवर का भी ट्रांसप्लांट होता है, आधा काट करके ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। सेंट्रोसोम लीवर में सबसे ज़्यादा होता है और इसका मेन काम है कोशिका विभाजन में मदद करना। कोशिका द्रव के अंदर अंतःप्रद्रवी जालिका भी होता है। अंतःप्रद्रवी जालिका को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसलिए हम ER से सूचित करते हैं इसको। देखिए, अंतःप्रद्रवी जालिका का काम क्या है? ये अंतःप्रद्रवी जालिका कोशिका को आकार देता है। अगर ये ना रहता तो कोशिका पचक ढचक जाता, यानी कि जैसे घर को बनाने के लिए हम लोग छत में सरिया देते हैं ताकि वो टूटे नहीं, वो मजबूत रहे, एक आकार बना रहे, तो उसी तरह से ये अंतःप्रद्रवी जालिका पाया जाता है जिससे कोशिका को आकार देता है ताकि वो पचके नहीं, वो फैला हुआ रहे। अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका दो तरह का होता है, एक चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका तो दूसरी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी स्मूथ ER और रफ ER। जो स्मूथ होता है वो चिकना होता है, इससे वसा का निर्माण करता है, यानी फैट का निर्माण करता है। जो रफ होता है उस पर दानेदार राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए वो दानेदार यानी कि खुरदरा हो जाता है, इसलिए उसे खुरदरा अंतःप्रद्रवी जालिका कहा जाता है। इससे पर राइबोसोम पाया जाता है और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना, इसलिए अंतःप्रद्रवी जालिका से प्रोटीन का निर्माण होता है। डायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो रफ ER है इस पे प्रोटीन का निर्माण होता है, उस पर पाया जाता है राइबोसोम और ये राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। देखिए, राइबोसोम की खोज फ्लाडे ने किया था, इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन संश्लेषी अंग कौन है, तो हम सीधा बोल देंगे कि प्रोटीन संश्लेषी अंग राइबोसोम होता है। राइबोसोम छोटा छोटा दानेदार संरचना होता है, राइबोसोम से प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन बनता है। देखिए, अब हम लाइसोसोम के बारे में जानेंगे। ये राइबोसोम मान लिए कि हो गया, अब लाइसोसोम के बारे में जानेंगे। देखिए, लाइसोसोम ये कोशिका का बड़ा खतरनाक कोशिकांग होता है और यह अच्छा भी होता है। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। यह एक थैलीनुमा संरचना होता है जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा रहता है और यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ही खतरनाक होता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया ATP का निर्माण ना करेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा इधर इधर तू ATP नहीं बनाएगा, तो कहेगा मन नहीं है। ये क्या करता है, ये अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वगैरह वो छिड़क देता है और छिड़क देगा तो क्या होगा कि ये पूरा पिघल के ख़त्म हो जाएगा, यानी जो टिंग करता है वो करेगा पूरा तरह से ही नष्ट कर देता है। ये लाइसोसोम ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसी भी कोशिकांग को आराम से गला देता है। कभी कभी क्या होता है कि ये पूरा आदमी कहता है कि हम ना करेंगे, ये गाल्जी का परिवहन ना करेगा, ये ATP ना बनाएगा, ये पानी नहीं रखेगा, ये कोशिका विभाजन ना करेगा, ये वसा और प्रोटीन ना बनाएगा, ये प्रोटीन ना बनाएगा, तो ये कहेगा कि सब आदमी काम करना छोड़ दिया, रुको हमको बताते हैं क्या करेगा। ये अपने आप को खुद ही फाड़ लेता है, पूरा कोशिका काम नहीं कर रहा है, केंद्र कहेगा हम ना काम कर, ये अपने आप को पूरा फाड़ लेता है। अब फाड़ लेगा तो ये अपनों मर जाएगा। अब पूरा कोशिका नहीं, जो ये जिस कोशिका का में ये फटा, ये पूरा कोशिकावा को, ये पूरा कोशिकाओं को मुआ देगा, कहेगा कि काहे के लिए बोझ है,
पूरा को हटाइए देगा, पूरा को एकदम फाड़ देगा, पूरा को गला देगा, पूरा खत्म कर देगा। तो इसलिए ये अपनों मारा और लेके कोशिकाओं को मार दिया, इसलिए इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसको? राइबोसोम में। देखिए हमारा ब्लड है, हमारे ब्लड में ये नहीं पाया जाता है, जिस वजह से ब्लड को अगर गलाना हो, जो कोशिकाएं, जैसे आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, तो आरबीसी अगर मर जाए तो फिर उसको गलाना जरूरी है। तो उसमें तो है नहीं कि ये गलाएगा, लाइसोसोम है ही नहीं, तो आरबीसी में नहीं पाया जाता है। तो आरबीसी को गलाने के लिए एगो प्लीहा होता है, इसलिए तो वहाँ पर आरबीसी जा करके पूरा आरबीसी को गला दिया जाता है। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, कि वहाँ पर जाकर के उसका कफन दफन हो जाता है। जीव द्रव क्या है? कोशिका के अंदर बहुत खाली स्थान होता है, तो उस खाली स्थान को भरने के लिए जीव द्रव की जरूरत होता है, और कोशिकांग जो होते हैं उसकी सुरक्षा के लिए जीव द्रव की जरूरत होता है। इसमें 80% जल पाया जाता है। हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं फूटने टूटने वाला, चूड़ी वगैरह या कोई लैपटॉप, एलईडी, स्मार्ट टीवी, मोबाइल वगैरह खरीदते हैं, देखते होंगे कि जिसमें बॉक्सिंग किया रहता है उसमें थर्मोकोल वगैरह लगा दिया रहता है, ताकि वो हिले डुले नहीं, हिले डुलेगा तो सब फूट फाट जाएगा। तो उसी तरह से ये जितने कोशिकांग यहाँ पर मैं लिखा हूँ, ये सारे कोशिकांग इसमें उपस्थित रहता है, और ये हिले डुले नहीं, केंद्रक एकरा से ना टकरा, ये ना टकराए, इसको हिले डुले से बचाने के लिए ये जीव द्रव इसमें भर दिया जाता है, जिसके वजह से ये आपस में एक दूसरे से टकराता नहीं है। अगर जीव द्रव ना रहता है तो ये आपस में सबका झुंझुना बच जाता है, सब में टकरा के पूरे कोशिका मर जाता है, इसलिए जीव द्रव पाया जाता है। जीव द्रव कोशिका द्रव में भी होता है और केंद्रक में भी होता है। तो जो कोशिका द्रव में होता है उसको कोशिका द्रव कहते हैं, जो केंद्रक में होता है उसको केंद्रिका द्रव कहते हैं, कि इसमें भी रहता है, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ कोशिकांग वगैरह होते हैं जिससे कोशिका का कुछ क्रिया संपन्न होता है। कोशिका द्रव में पानी भी रहता है, और उस पानी में से 1% की भी अगर कमी हो जाएगा इस कोशिका द्रव का, जो जीव द्रव है, तो हमें प्यास लग जाता है 1% की कमी पर। अगर 10% की कमी हो जाएगा तो मौत हो जाएगा इंसान। कोशिका के अंदर न्यूक्लियस में जो बीच में एक केंद्रक होता है, ये कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है, कह सकते हैं कोशिका का मुखिया, यानी कोशिका का ब्रेन भी कह सकते हैं। कोशिका में जितने भी कार्य होता है सारा को नियंत्रित कौन करता है? यही करता है। माइटोकॉन्ड्रिया काम अच्छा से नहीं करेगा तो ये लाइसोसोम को कौन ऑर्डर मारेगा? केंद्र के, सही से काम ना कर रहा है, ओकरा ठीक करो। ओकरा से पूछेगा गाल जी कह के तू परिवहन ना करेगा, क्या नहीं कर रहा है? तो मन नहीं है, उठा के पटक देगा, क्यों मारेगा, छिड़क देगा हाइड्रोलाइटिक एग्जाम में सबको खत्म कर देगा। इतना डेंजर होता है। तो कौन कहता है? केंद्रक कहता है। देखिए केंद्रक एक झिल्ली से ढका रहता है, जिसको हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली का निर्माण इस तरह से होता है, इसमें छोटा छोटा छिद्र होता है जिसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, यानी केंद्रक छिद्र कहते हैं। केंद्रक हो गया, केंद्रक झिल्ली हो गया, ये केंद्रक जो है इसका केंद्रक झिल्ली हो गया, इसे ढका रहता है, इसमें छोटा छोटा छिद्र होता है जिससे पोषक तत्वों का आदान प्रदान या जो जरूरत की चीजें होते हैं आता है और जाते रहता है। इस केंद्रक छिद्र, इस केंद्रक छिद्र कहते हैं। केंद्रक झिल्ली छोटा छोटा छिद्र है। केंद्रक के अंदर 80% प्रोटीन होता है। ये जो केंद्रक है ना, इसके अंदर में यहाँ पर, इसको मैं बड़ा बना दिया हूँ यहाँ पर, इसमें 80% प्रोटीन, 10% डीएनए और 10% कुछ अन्य पदार्थ होते हैं। देखिए कोशिका के अंदर डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, जीन वगैरह होता है। जैसे क्रोमोसोम क्या है? देखिए क्रोमोसोम हर जीवों में एक, समझ जाइए कि एक मेमोरी पावर है। जैसे हम माँ के पेट में होते हैं तो किसको पता रहता है कि हाथ में 5 उंगली बनाना है? किसको पता है? ये क्रोमोसोम के पता रहता है कि हाँ 5 उंगली बनाना है, 2 हाथ बनाना है, 4 हाथ ना बनाना है। उसी को सब पता है कि 2 आँख बनाना है, इसे सर बनाना है, पूरा जो ये आकृति है ये सब किसको पता है? क्रोमोसोम को पता रहता है। उसी में स्टोर रहता है, समझ जाइए कि उसमें सॉफ्टवेयर रहता है कि ताकि सेम बने, वरना आदमी का बच्चा बकरी हो जाएगा, बकरी का बच्चा आदमी हो जाएगा। अगर उस तरह से अगर ना हो तो बकरी का बच्चा आदमी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें उसके क्रोमोसोम में सॉफ्टवेयर जैसे डाला गया है कि हाँ बकरी का बच्चा बकरी ये होगा। एक ही वीडियो में हम कोशिका के बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोशिका एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो कोशिका के बारे में, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, पादप कोशिका, जंतु कोशिका के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।